नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश गुप्ता है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में पल्मनरी और क्रिटिकल केयर विभाग में डायरेक्टर हूँ। आज हम ऐसे वैज्ञानिक दौर में जी रहे हैं जहां आए दिन नई नई मेडिकल इनोवेशंस होती रहती हैं और साथ ही ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हाथ में दुनिया में होने वाली सभी बीमारियों का इलाज हो। लेकिन ये जानना बेहद आवश्यक हो गया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम बैक्टीरिया और वायरस के नाम से जानते हैं, वो भी हमसे 10 कदम आगे चल रहे हैं, यानी हमारे शरीर में दवाओं को अपने खिलाफ बेअसर कर रहे हैं। मेडिकल वर्ल्ड में इसे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस तब उत्पन्न होता है जब रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, वायरस और परजीवी दवाओं के लगातार संपर्क में आने के कारण अपने शरीर को इन दवाओं के अनुरूप ढाल लेते हैं। अपने शरीर में आए बदलाव के चलते वो धीरे धीरे इन दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं और इसके कारण ये दवाएं उन पर असर नहीं करती हैं। जब ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में लगा इन्फेक्शन ठीक नहीं हो सकता है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कई कारण हैं, जिसमें दवाओं का गलत या हद से ज़्यादा इस्तेमाल के अलावा दूषित भोजन, दूषित पानी और इन्वायरमेंट में मौजूद पॉल्यूशन। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस केवल इंसान के लिए ही नहीं बल्कि जानवर और पेड़ पौधों के लिए भी एक चुनौती है। सेहत इंडिया में आइए डिटेल में समझते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को और जानते हैं इससे बचने के उपायों को। ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है क्या? एंटी माइक्रोबियल मीन्स कीटाणुओं के अगेंस्ट जो दवा हम इस्तेमाल करते हैं या जिनको हम सिंपल भाषा में एंटीबायोटिक्स बोल देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस, इसका मतलब कि एंटीबायोटिक का असर जो भी इन्फेक्शन करने वाले कीटाणु, खासकर से बैक्टीरिया या फंगस या वायरसेस हैं, उन पे दवा का असर होना बंद हो जाए, उसको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती कैसे? किसी भी जीवाणु का, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है या फंगस है, या वो कोई जानवर है या आदमी है, सबकी एक प्रवृत्ति होती है टू सर्वाइव। सो द इंस्टिंक्ट इज टू सर्वाइव। सो बैक्टीरिया भी अपने रक्षा पंक्ति बनाते हैं कि जिन केमिकल से, जिन दवा से उनको खत्म किया जा सकता है, उसके विरुद्ध वो अपने सिस्टम को बदलते हैं और इस सिस्टम को बदलने से उस पर्टिकुलर दवाई के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक जनरल टर्म में कहते हैं। और हम रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन, रेजिस्टेंस टू लीवोफ्लॉक्सासिन, रेजिस्टेंस टू सेफलोस्पोरिन, तो इस तरह से हम अलग अलग दवा की रेजिस्टेंस की बात कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है ये डेवलप होती है हमारे वातावरण में, एनवायरनमेंट में, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस और फंगस अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए इवॉल्व करते हैं, उससे म्यूटेशंस होते हैं और रेजिस्टेंस डेवलप होती है। एनवायरनमेंट में हमारे जो एंटीबायोटिक यूजेज है, खासकर से हमारे पोल्ट्री में, हमारे फिशरीज में, हमारे फूड प्रोडक्शन में, एनिमल्स में, ये जब बहुत लो डोज में बैक्टीरिया को एक्सपोजर होता है तो फिर वो धीरे धीरे इनसे रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। इसी तरह से एक दूसरा केंद्र रेजिस्टेंस डेवलप होने का होता है अस्पताल में, जहाँ सिक या बहुत ही ज़्यादा बीमार मरीज होते हैं और उन पे दवाएं असर नहीं कर रही होती। और एक और जो मुख्य कारण है वो है कि इनकम्प्लीट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। जरा सा कुछ लगा, ये एक दिन बुखार हुआ, जुकाम हुआ, गए केमिस्ट से एक गोली एंटीबायोटिक की खा ली, अगले दिन ठीक हो गए तो छोड़ दी। तो बैक्टीरिया को एक सब ऑप्टिमम लेवल पे एक हल्का सा उसको एक्सपोजर मिल गया एंटीबायोटिक का। अब उसको पता है ये चीज इस युद्ध की मेरे से तैयारी की जा रही है, वो अपना डिफेंस तैयार कर लेता है। इससे एंटी, ,'एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होती है।
इसका इंसानों पर क्या असर होगा? देखिए, सिर्फ अभी 100 साल भी नहीं हुए पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर हुए। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार पेनिसिलिन डिस्कवर किया था। अभी 95 साल हुए, 100 साल भी नहीं हुए हैं। अभी हम एक ऐसी स्थिति पे देख रहे हैं कि जब बैक्टीरिया के विरुद्ध लड़ने के लिए हमारे पास दवाई नहीं होगी। तो एक प्री एंटीबायोटिक इरा जिसमें सिर्फ पट्टी करके कुछ जड़ी बूटी पिला के इलाज होता था, शायद 30, 40, 50 साल आगे फिर वही हाल होगा कि कोई भी दवा किसी इन्फेक्शन में काम नहीं करेगी और सिर्फ हम जड़ी बूटी के सहारे रह जाएंगे। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कोई अलग से लक्षण नहीं होता। वो किसी भी सामान्य इन्फेक्शन जैसे और इन्फेक्शन होते हैं कि निमोनिया हुआ या पेट में इन्फेक्शन हुआ या यूटीआई यूरिन में इन्फेक्शन हुआ, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हुआ, उसी तरह से प्रेजेंट करेगा। लेकिन ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिनके कुछ इम्यून कॉम्प्रोमाइज डिजीजेज होती हैं, डायबिटीज़ है, लंग डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, कैंसर्स हैं, जिनको लंबे समय से बीमारी चल रही है और जिनको कई स्तर पर एंटीबायोटिक का एक्सपोजर हुआ है। किसी भी इंसान को इन्फेक्शन सेंसिटिव है या रेजिस्टेंस है, ये लेबोरेटरी में टेस्ट करके ही पता चलता है। अब तक कुछ साल पहले तक इसके लिए जो हम एक कल्चर टेस्ट कराते हैं, उस कल्चर में उस कीटाणुओं को उगाया जाता है। तो जो भी हम बलगम का, ब्लड का, यूरिन का सैंपल देते हैं, उसमें उसको लेबोरेटरी में उसमें कीटाणु उगाते हैं। जो उसमें से कीटाणु उगता है उसको भी पहचान की जाती है और कहा जाता है कि फला फला इन्फेक्शन है। तो कहते हैं कल्चर इज पॉजिटिव फॉर दिस ऑर्गेनिज्म, यानी ये इन्फेक्शन का कीटाणु उसमें उगा है। अब उस कीटाणु की हम जांच करते हैं कि उसमें कौन सी दवा उसको असर कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी टेस्ट। तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी, जब हमारे पास कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट आती है तो वो हमें बताती है कि इस कीटाणु पर कौन सी दवा काम कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। जो काम कर रही है उसको सेंसिटिव कहते हैं, जो काम नहीं कर रही है उसको रेजिस्टेंट कहते हैं। जब कोई कीटाणु हमारे पास ज़्यादातर दवाइयाँ जो अवेलेबल है उन सबको रेजिस्टेंट होता है, तो हम उसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या पैन ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म बड़े ही जानलेवा सिद्ध होते हैं क्योंकि इनसे लड़ने के लिए हमारे पास फिर दवा नहीं बचती है। ये कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट 2 दिन से लेके 5 दिन का समय लगाते हैं। इसीलिए इसमें बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम कैसे दवाई निर्धारित करें कि कौन सी देनी है। हम लोग इस इनिशियल पीरियड में जो बहुत सिक मरीज होते हैं उनको हम पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देते हैं जो ज़्यादा कीटाणुओं को कवर करती है, और जैसे ही कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट हमें मिलती है उस रिपोर्ट के अनुसार हम छोटे से छोटा एंटीबायोटिक देने की कोशिश करते हैं जिसको डी एस्केलेशन कहते हैं। आज की तारीख में दुनिया में ऐसे भी टेस्ट अवेलेबल हैं जो हमें आधा घंटे के अंदर बता देते हैं कि कौन सा कीटाणु है और उसका सेंसिटिविटी पैटर्न या रेजिस्टेंस पैटर्न कैसा है। ये टेस्ट कुछ कॉस्टली हैं, पर मेरा मानना है कि अगर ये टेस्ट हर अस्पताल में उपलब्ध हो तो बड़ी जल्दी इन्फेक्शन के कारण को ढूंढकर उसके रेजिस्टेंस पैटर्न के हिसाब से विद इन 1 आवर आप एंटीबायोटिक को मॉडिफाई कर सकते हो, जिसका बहुत बड़ा रोल होगा। क्या कोई लक्षण है जिससे पता चले कि जी मुझे रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो गया? नहीं, ऐसा कोई अलग लक्षण नहीं है, पर ज़्यादातर ये कहानी एक जो जर्नी ऐसे पेशेंट्स की होती है वो शुरुआत होती है कि छोटा मोटा बुखार हुआ, उन्होंने केमिस्ट से दवाई ली, केमिस्ट ने उसको 2-3 खुराक दवाई दी, उसमें से एक एंटीबायोटिक की एक गोली खा के अगले दिन बुखार ठीक हो गया तो दवाई छोड़ दी। 4-5 दिन वो ठीक रहे,
1 महीना ठीक रहे, उसके बाद दोबारा बुखार आया। इस बार वो जो गोली बची थी वो खा ली, लेकिन उससे बुखार ठीक नहीं हुआ। तो अब जो आसपास के डॉक्टर थे, जो प्रैक्टिस करते थे, आरएमपी थे या क्वैक थे, जो उनके पास गए, उन्होंने उनको 2-3 दिन कोई भी इंजेक्शन लगा दिए जिनका कोई नाम मालूम नहीं था, और उसके बाद वो 2 दिन बाद ठीक हो गए। फिर दवा छोड़ दी। फिर 15 दिन, महीने बाद फिर से बुखार आया। अब वो जो इंजेक्शन थे वो भी काम नहीं कर रहे थे। अब जाके नर्सिंग होम में भर्ती हुए, जहाँ पे उन्होंने आईवी एंटीबायोटिक जो अच्छे साइंस के हिसाब से कल्चर टेस्ट करके और दिए। लेकिन वो भी हम दूसरे तीसरे दिन ही ठीक हो गए, तो बोले जी हम तो और पैसे नहीं खर्च करना चाहते, हम घर जा रहे हैं, हम और इलाज नहीं करेंगे, अब तो ठीक हो गए। 1 महीना 2 महीने बाद फिर से इन्फेक्शन हुआ, और इस बार वो वाली दवा से भी ठीक नहीं हुआ। अब इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर हुआ, उस पर दवा काम नहीं कर रही है, तो इन्फेक्शन का असर दिमाग पर बेहोशी के रूप में, फेफड़ों पर सांस के रूप में, दिल पर ब्लड प्रेशर कम होने के रूप में, और लिवर और किडनी पर भी हुआ। तो ये जो पांचों महत्वपूर्ण अंग हैं जिन पे शरीर चलता है, इन सब पे इन्फेक्शन का बुरा असर होगा। ब्लड प्रेशर कम होने से, जिसको सेप्टिक शॉक बोलते हैं, जो एक पोटेंशियली जानलेवा स्थिति। अब फिर बड़े अस्पताल में आए, वहाँ उनको इमरजेंसी में ही रिससिटिकेट करके, पेशेंट की बॉडी में तेज़ाब बहुत ज़्यादा थे, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा था, उनको इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर पे लिया गया। ब्लड प्रेशर के लिए दवा चालू की गई। बहुत ही कारगर एंटीबायोटिक्स जो बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स में भी काम करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स दी गई, और कई दिन की 12-15 दिन के इलाज और काफ़ी पैसा खर्च करने के बाद मरीज की स्थिति धीरे धीरे इम्प्रूव की। साथ में किडनी में खराबी होने की वजह से डायलिसिस भी करनी पड़ी। अब ये धीरे धीरे 12-15 दिन में वहाँ से ठीक हुए। परंतु सब लोग इतने लकी नहीं होते। कुछ लोग इन्हीं इन्फेक्शंस की वजह से, क्योंकि इनमें एक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन था, जब इनकी कल्चर की रिपोर्ट आई तो पता चला कि इस कीटाणु पर, जो कीटाणु उनके ब्लड में उग रहा है, उस पर कोई भी दवा जो हमारे पास है वो असर नहीं कर रही। तो ये तो लकी थे, लेकिन अगली बार शायद दोबारा भाग्य साथ ना दे, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुर्भाग्यवश नहीं बच पाते हैं इतने सीवियर इन्फेक्शंस के कारण। तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिनको इन रेजिस्टेंस कीटाणुओं से इन्फेक्शन होते हैं, वो इन्फेक्शन चाहे फेफड़ों में हो, चाहे वो पेट में हो, चाहे वो यूरिन में हो, चाहे वो ब्लड में हो, वो पोटेंशियली जानलेवा साबित होता है। हमने बहुत ग्लैमर में सुना है कि हार्ट अटैक में 1 घंटे में अस्पताल पहुंचो, स्ट्रोक होगा, अधरंग हुआ तो जल्दी से जल्दी 3 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचो। इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक मतलब इन्फेक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर कम होना। सारी दुनिया में सेप्टिक शॉक के बेहतरीन इलाज के बावजूद भी 10 में से 4 मरीज नहीं बचते हैं, और उन मरीजों में ना बचने का एक कारण ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। तो अगर हम बैक्टीरिया को नहीं मार पाएंगे तो वो हमें मार देगा। ये ये युद्ध है जो निरंतर चल रहा है। इसीलिए हमें जो दवाइयाँ हमारे पास हैं उनको बहुत ही जुडिशियसली, बहुत ही न्यायपूर्वक उसका इस्तेमाल करना है, ताकि हम उन लड़ाई के उन यंत्रों को, उन अस्त्रों को हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सके। इसमें रोल सभी का है। हमारी सरकार के लेजिस्लेशन का रोल है कि वो हमारे जो वातावरण में एंटीबायोटिक यूज होता है या फैलता है उसको रोके। डॉक्टर्स और अस्पतालों का रोल है कि वो छोटी मोटी बीमारी में बड़े एंटीबायोटिक्स ना यूज करें। मरीजों का या परिवारों का रोल है, जनता का रोल है कि वो ओवर द काउंटर जाके केमिस्ट से एंटीबायोटिक लेके ना खाएं।
प्रेस्क्रिप्शन वाली दवाई ही लें, जो कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक उनको एडवाइस किया जाता है वो पूरे कोर्स में दवा लें, क्योंकि आधे कोर्स में छोड़ने से ही बैक्टीरिया अधमरा होता है और वो नए मैकेनिज्म से रेजिस्टेंस पैदा करता है। आगे जो एंटीबायोटिक बनाने की पाइपलाइन है वो लगभग खाली है, कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है एंटीबायोटिक बनाने में, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत जल्दी हो जाती है, तो इससे बिजनेस नहीं बनता। इसलिए हमारे पास अभी जो अस्त्र हैं, अभी भी हमारे पास काफ़ी कारगर अस्त्र हैं बीमारी से लड़ने के लिए। अवेयरनेस करने का मकसद यही है कि जो अस्त्र हमारे पास हैं उनका हम सही इस्तेमाल करें, ताकि हम उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जानें उससे बच सकें। सभी लोगों से, सभी भारतवासियों से एक मैसेज है कि एज डॉक्टर्स हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें। 1 दिन 2 दिन के खांसी जुकाम के लिए एंटीबायोटिक ना दें। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही एस्टेब्लिश हो तभी एंटीबायोटिक दें, और जब एंटीबायोटिक दें तो सही एंटीबायोटिक सही डोज में और सही समय के लिए प्रिस्क्राइब करें। जो सामान्य पब्लिक का जो रोल है, जो पब्लिक की पावर है, पब्लिक का जो रोल है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को से बचने के लिए, वो ये है कि ओवर द काउंटर ड्रग्स खासकर से एंटीबायोटिक ना लें। जब एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किया जाता है तो उसे, चाहे वो जल्दी ठीक हो जाए, उसको सही ड्यूरेशन के लिए अपना कोर्स कंप्लीट करें, जो ज़्यादातर 5 दिन का होता है। सो अपने उतनी समय की दवाई नियमित रूप से अवश्य लें, ताकि आगे रेजिस्टेंस होने का, उन्हीं को दोबारा एक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन होने का खतरा ना बने। सो जिम्मेदारी से हमारे पास जो अस्त्र हैं उनका हम इस्तेमाल लंबे समय तक कर पाएंगे। इसके लिए सभी की भागीदारी बहुत ही ज़रूरी है।